9th रैंक मोहम्मद राशिद। एक बार और ताली बजा दीजिए। आज आप टॉपर से सुनिए कि जो आप भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने आरएस का एग्जाम भी दिया और आरएस प्री में भी 124 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने नंबर आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहे हो ना, वहाँ उससे 20 नंबर ज्यादा ही लेकर आओगे। ये सर आपके लिए, क्योंकि मेरी मेहनत में आपका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है। बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही, किस तरह से आपने एसआई में परीक्षा की तैयारी कैसे की? उसके बाद में मैंने 4 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। कभी कभार ऐसा होता है कि प्लान ए और प्लान बी में आप कंफ्यूज होते हैं, सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम हमसे क्या डिमांड है। तो ये चीज़ तो फैक्ट है कि आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको बॉर्डर लाइन पे खुद को सीमित करके नहीं रखना है। सबसे पहले पटवारी की स्ट्रेटेजी के लिए मुझे सर का वीडियो मिला, तो मैंने उस दिन से सर को फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता चला 2013 में इन्होंने पटवारी का एग्जाम टॉप किया था। देखो, ऐसा क्लास में ऐसे मोमेंट बहुत कम मिल पाते हैं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उसी एग्जाम के टॉपर्स आपके सामने आए हो, है ना। तो आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल है। आज की क्लास मेरी क्लास थी, मैं नहीं लेने वाला हूँ। आज की क्लास हमारे बीच में है ऑल राजस्थान एसआई में 9th रैंक मोहम्मद राशिद। एक बार और ताली बजा दीजिए। ठीक है, तो जोधपुर से आए हैं और आपसे आज स्पेशल बात करेंगे। मैं आज इनको ये टॉपिक दे रहा हूँ कि रोज हमेशा मैं बताता हूँ, आज आप टॉपर से सुनिए कि जो आप भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने आरएस का एग्जाम भी दिया और आरएस प्री में भी 124 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? मैं आपको टारगेट बताता हूँ, 80-90 नंबर का। इनके नंबर कितने आए थे? एसआई में भी आरएस प्री में भी 124 नंबर ये लेकर आए थे। और एसआई में अपना आप में बहुत मायने रखता है जब सिंगल डिजिट रैंक आती है ना। 9th रैंक इनके यहाँ पर आई है। तो आज सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी मैं इनका बहुमान सम्मान कर देता हूँ, है ना। उसके बाद उनका जो भी जर्नी रही है आपके साथ शेयर करेंगे। तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह से इन्होंने तैयार की है, पूरी तरह से ये भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो एक बार आप सबकी तरफ से भी हमारी तरफ से इनका पहले स्वागत कर देते हैं। थैंक यू सर। अभी यहाँ पे मैंने राशिद, लगभग आप कितने साल से जुड़े हुए थे मुझसे और क्वालिटी एजुकेशन से? सर जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है 2020 से, उस टाइम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। 2020 से लगभग जुड़े हुए हैं। और जितनी टफ टेस्ट सीरीज अपनी होती थी क्वालिटी एजुकेशन की, उससे ज्यादा टफ तैयारी इनकी रहती थी, है ना। बता रहे हैं कि एसआई में जब टेस्ट सीरीज देते थे तो कभी भी जितना जोर लगा लेते थे 300 से ज्यादा नंबर कभी नहीं आते थे। कितना ही जोर लगा दिया लेकिन 300 से ज्यादा नंबर नहीं होते थे। और जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ उसमें 334 नंबर लेकर आए। मतलब ये क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की पावर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने नंबर आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहे हो ना, वहां उससे 20 नंबर ज्यादा ही लेकर आओगे। मैं हमेशा ये बोलता था कि अगर यहाँ पर टॉप 10 में रैंक में आ रहे हो ना, तो वहां पर भी टॉप 10 में आइए। टॉप 10 में आपके सामने कई लोगों को लगता है कि हवा में बातें करते हैं, है ना। सिर्फ हवा में बातें नहीं होती, जो मतलब जो बोला है वो सब चीजें हो रही है, आपके सामने है। मैंने कहा वहां से 20 नंबर, 20 नहीं 34 नंबर ज्यादा है। बहुत जोर लगाते थे कैसे 300 पार करो, 300 पार नहीं होता था, है ना। वहां 334 नंबर और सिंगल डिजिट रैंक आपके सामने। ये सर आपके लिए, क्योंकि मेरी मेहनत में आपका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है। थैंक यू। तो अब मैं माइक क्लास इनको सौंप दूं, ठीक है। मैं 2-3 सवाल इनसे ले लूंगा। एक तो आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही और अपनी पूरी रणनीति के साथ कि किस तरह से आपने एसआई में परीक्षा की तैयारी कैसे की। उसके बाद आप फिजिकल पर, और इस तरह से सारा अपना थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड का परिचय देते हुए भी, आप किस बैकग्राउंड से, ज्यादातर अपने यहाँ पर बैठे हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही है। कईयों को लगता है कि कैसे हम कंपीट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी सारी जर्नी एक बार उनके साथ शेयर कर दीजिए, है ना। सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं देचू जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। आपकी तरह मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में मैंने 4 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस स्टार्टअप आइडिया था मेरे पास, तो मैंने स्टार्टअप किया था। उसके बाद में कुछ टाइम के लिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तथा 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए सोशल सिक्योरिटी वो थोड़ी मायने रखती है और एक
गवर्नमेंट जॉब का जो आपको पता है किस तरह से रहता है, तो गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए मुझे लगा कि सही है, तो मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे आरएएस या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, एक बार को माइंड में ऐसा आया, ख्याल आया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि प्लान ए और प्लान बी में आप कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने प्लान बी चूज किया उस वक्त, इस वजह से क्योंकि अगर आप छोटे एग्जाम से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक सर्टेनिटी होती है कि हाँ मैं ये एग्जाम निकाल लूंगा। मैंने 2020 में पटवारी की तैयारी स्टार्ट की। मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था उस वक्त मेरी तैयारी शुरू हुई। पटवारी की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने तैयारी स्टार्ट करने के लिए जो गाइडेंस, या कभी कभार हम सोचते हैं ना कि कैसा एग्जाम है, एग्जाम का जो क्या बोलते हैं सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम हमसे क्या डिमांड करता है, ये चीज पता करने के लिए मैंने यूट्यूब खोला। सबसे पहले पटवारी की स्ट्रेटेजी के लिए मुझे सर का वीडियो मिला, तो मैंने उस दिन से सर को फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता चला 2013 में इन्होंने पटवारी का एग्जाम टॉप किया था। और इनकी एक चीज जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही वो ये कि आप टॉपर की तरह सोचो कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। कभी कभार हम ये करते हैं कि बॉर्डर लाइन वाली जो कट ऑफ होती है ना, वहां पे अपना टारगेट सेट करते हैं कि अगर मान लीजिए 300 में से 200 नंबर लाने पे सिलेक्शन हो रहा है, तो हमें लगता है कि 200 हमारे लिए इनफ है, वो लाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एसआई के एग्जाम में आपके सामने है, लास्ट ईयर कट ऑफ है, लास्ट वैकेंसी की वो 264 265 के आसपास गई थी, इस बार 300 से प्लस वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज तो फैक्ट है कि आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको बॉर्डर लाइन पे खुद को सीमित करके नहीं रखना है। तो मैंने पटवारी की तैयारी स्टार्ट की। करीब 1 साल तक पटवारी की तैयारी स्टार्ट करने के टाइम के दौरान सर का जो भी वीडियो आता था, जो भी क्लासेज आती थी, इवन वो अगर 2 मिनट का वीडियो हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियो होता था या 20 मिनट की क्लास होती थी, मैं वो मिस नहीं करता था हमेशा। साथ ही टेस्ट सीरीज जो वाकई बाकी जो भी कोचिंग्स है राजस्थान में जो भी अवेलेबल है, मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ इस टेस्ट सीरीज को, क्वालिटी एजुकेशन की इनका नाम है, वो वाकई इसकी क्वालिटी को चरितार्थ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर की टेस्ट सीरीज के लिए। इस मंथ से मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस मेरी तैयारी में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है। मैं फिर से ये चीज कह रहा हूं। पटवारी की तैयारी स्टार्ट की मैंने, टेस्ट सीरीज ली, उस वक्त मेरा स्कोर आता था करीब 180 190 170, कभी कभार तो 200 के आसपास मेरा स्कोर रहता था। तो पटवारी का एग्जाम 1-2 बार पोस्टपोन हुआ, काफी टाइम हो नहीं पाया, तो उसके बाद में एसआई का एग्जाम है वो पटवारी से 1 महीने पहले हुआ। तो जैसे ही एग्जाम इसकी एसआई के एग्जाम की डेट आई तो मैंने उसमें मेरा फोकस है वो पटवारी से एसआई पे शिफ्ट कर लिया। 2-2.5 महीने पहले मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट था वो हिंदी तैयार किया, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट जीके मेरा ऑलरेडी तैयार था वैसे टेस्ट सीरीज की वजह से। दूसरी चीज जो डेली क्विज आती थी पटवारी या सभी एग्जाम्स के लिए, जो क्वालिटी एजुकेशन ऐप में, वो कभी भी मिस नहीं करता था। इवन मेरा उसमें कंपटीशन चलता था, जो भी टॉप रैंकर्स जो होते थे 2 3 4 लोग जो भी होते थे, तो टॉपिक वाइज मैं प्रिपेयर करता था। तो टॉपिक वाइज अगर तैयारी आपको करनी है तो छोटी टेस्ट सीरीज इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकती। तो वो भी सर फ्री में प्रोवाइड करवा रहे थे उस वक्त, अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी ले रहा है तो सबके लिए वो ऑनलाइन अवेलेबल थी। तो ऐसा ही में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो कभी भी मेरा स्कोर है वो 300 से ऊपर टेस्ट सीरीज में गया ही नहीं। अगर मेरा जीके में 130 आता था तो हिंदी में 170 से एक भी मार्क ऊपर नहीं आता था। अगर हिंदी में मैं कोशिश करता था कि 180 आ जाए तो जीके में मेरा स्कोर है 120 हो जाता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टेस्ट सीरीज का लेवल कितना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग्स या कुछ बुक्स है वो टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, एग्जाम में वैसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, पर ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका लेवल वाकई में जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होती है। तो अगेन वही चीज है कि मेरा 300 से ऊपर कभी स्कोर आता नहीं था, और आपके सामने है अभी रिजल्ट 340 अगर मैंने स्कोर। एक बात मैं भी बता देता हूँ, 300 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात होती है क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। इनकी कोशिश थी कि कैसे 300 से ज्यादा मार्क्स लाना, लेकिन 300 नंबर लाना भी अपना आप में बहुत बड़ी बात थी, और 300 नंबर लाकर भी हमेशा टॉप 10 टॉप 20 में रैंक में रहते थे टेस्ट सीरीज में। मेरा जनरली टॉप 10 में ही रहता था। कभी कभार जो टेस्ट सीरीज होती थी, ये लास्ट के जो 5 टेस्ट थे उसमें टॉप 2 टॉप 3 टॉप 1 में, क्योंकि तैयारी से कुछ एग्जाम से कुछ टाइम पहले सर ने एक 5 टेस्ट की फ्री टेस्ट सीरीज आई थिंक दी थी, तो उसमें मेरा स्कोर है वो जनरली जो रैंक है मेरी 1 2 3 इसके आसपास ही रहती थी, क्योंकि 15 दिन पहले की बात है, तो उस वक्त मेरी तैयारी काफी अच्छे लेवल की हो गई थी। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन निकल जाएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी सिंगल डिजिट में टॉप 10 में रैंक आएगी। तो इसके लिए मैं फिर से सर को थैंक यू बोलता हूँ। थोड़ा सा आप एक बार अपनी फैमिली बैकग्राउंड, आप किस एरिया से आते हैं वो भी एक बार बता दीजिए, ताकि बच्चों को सबको पता चले। मैं पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जोधपुर जिले में मेरा गांव है, जैसलमेर हाईवे पे, ठीक है। रेगिस्तानी एरिया है,
मेरे पिताजी है वो किसान रह चुके हैं, अभी उनकी एज ज़्यादा हो गई तो वो घर पे ही हैं, मम्मी पापा दोनों ही घर पे ही रहते हैं। भैया का बिजनेस है और मैं भी पहले बिजनेस फील्ड में जा चुका था, लेकिन मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एक सोशल प्रेस्टीज जो अपने को नीड होती है, क्योंकि हर कोई इंसान इज्जत की खातिर रेस्पेक्ट के लिए कोशिश करता है। तो मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब में आने का नाम ये की रीज़न था। खातिर। बिल्कुल, नाम जो की खातिर। इन्होंने 2 साल 3 साल जो भी मेहनत की है ना, वो इस क्षण के लिए की है। पता चल रहा है आपको, जब एक पूरी क्लास के साथ जब आप तालियां बजा रहे हैं, एक साफा पहना के, माला पहना के स्वागत हो रहा है ना, बस इतना से पल के लिए वो सारी मेहनत होती है कि इतने साल की 2-3 साल इन्होंने तपस्या करी, एक बंद कमरे में रहकर तैयारी करी। वो यही पल है, आप सब उसके साक्षी बन रहे हैं। ये वो पल है जिसके लिए तैयारी होती है वास्तव में, है ना? तो एक बार और ताली बजा दीजिए। आज का टाइम ऐसा है कि मुझे खुद ऐसा सपने जैसा लग रहा है कि मैंने टॉप किया है, टॉप 10 में मेरी रैंक आई है। जबकि जब तैयारी के फेज में था तो मुझे ऐसा लगता था कि टॉपर कहीं आसमान से तो नहीं आते होंगे, ऐसा उस वक्त लगता था। हमें भी लगता है कि आप भी तैयारी के फेज में आपको भी लगता होगा कि कौन टॉपर कैसे बनते होंगे या कैसी तैयारी कैसी स्टडी करते होंगे। लेकिन मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा अगर मैं आपको बताऊंगा आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे 10th में 64% मार्क्स है, 12th में एक बार मैं फेलियर हूँ साइंस में, और 12th में फिर से मैंने आर्ट से रिपीट किया, 68% मार्क्स है। ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया है। तो ओवरऑल मुझे तीनों फील्ड का एक्सपीरियंस है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में जा चुका हूँ मैं। उसके बाद में मैंने जो है ये मेरा प्रोफेशनल थोड़ा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में तैयारी की। RS प्री का भी एग्जाम दिया था मैंने, उसमें प्री में मेरे 124 मार्क्स थे। तो वो भी काफ़ी मुझे लगता है कि 84 कट ऑफ गई थी, उससे 40 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वो मार्क्स भी टॉप 10 टॉप 20 वाले मार्क्स थे। इतने मार्क्स 120 क्रॉस करता है, इसका मतलब है कि वो आराम से टॉप 10 या टॉप 20 वाले मार्क्स है। तो ये भी अपना में बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 124, है ना? ठीक, तो अभी आप लोगों को कोई सवाल हो या सर आप? मुझे लगता है थोड़ा सा आप परीक्षा की तैयारी के बारे में, परीक्षा की तैयारी आपने कैसे की, फिजिकल की तैयारी कैसे की, एसआई के भी काफी कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। एसआई के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने तैयारी बेसिकली पटवारी की थी, लेकिन पटवारी और एसआई का अगर आप सिलेबस कंपैरेटिवली देखे लेंगे तो कुछ थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि पटवारी में एग्जाम का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा है, एसआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम है पेपर सेकेंड में। तो जीके की तो मैंने पटवारी की मेरी तैयारी हो रखी थी, हिंदी का भी कुछ पोर्शन है वो पटवारी का एग्जाम में वो कवर करता है। उसके बाद में लास्ट जो 2 महीने थे उसमें मैंने हिंदी की टॉपिक वाइज मैंने तैयारी की। टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज, जो टॉपिक वाइज आप तैयार करते हैं, जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय एक टेस्ट है, आपने वो लगा लिया तो उसमें आपको पता चल जाए कि आपने कितने एक्यूरेट है, आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। नेगेटिव मार्किंग वाले सवाल है उसमें गलती कहाँ हो रही है, जहां पर गलती हो रही है उस जगह पर आपको फिर से प्रयास करने की जरूरत है कि ये गलती मेरे से क्यों हुई। उस टॉपिक में हमेशा कवर करता था और कोशिश करता था कि जो मैं पहले गलती की है ना वो दोबारा नहीं करूं। तो इसके लिए ऐसा होता है कि हम टेस्ट सीरीज से भागते हैं हमेशा, कि डरते हैं कि यार टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। टेस्ट सीरीज हमें अपना जो वास्तविकता होती है ना, जो तैयारी की जो वास्तविक लेवल पे है उसमें हम वो हमें बताता है टेस्ट सीरीज। तो टॉपिक वाइज तैयारी करते रहें आप। और जीके के लिए कुछ बुक्स पढ़ी थी मैंने, मैं आपको अगर आप चाहें तो नोट करना चाहें या मैं आपको बता देता हूँ। जीके के लिए पॉलिटी के लिए मैंने परीक्षा वाणी की बुक पढ़ी थी, जिसमें कुछ क्विज वगैरह भी साथ में आती है, तो मुझे लगता है कि वो प्रीलिम्स के एग्जाम्स के हिसाब से बेस्ट है वो। और हिस्ट्री के लिए पैनोरमा, ज्योग्राफी के लिए पैनोरमा जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये बुक्स मैंने पढ़ी थी। हिंदी के लिए राघव प्रकाश और मानस पब्लिकेशन की जो बुक है वो मैंने पढ़ी थी हिंदी के लिए। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने ज़्यादा नहीं ली है, मार्केट से 1-2 टेस्ट सीरीज मैंने बुक्स उठाई थी, लेकिन उसमें मुझे मैंने जब स्कोर चेक किया, एक टेस्ट दिया और स्कोर चेक किया तो उस वक्त मेरा 350 प्लस मार्क्स आ रहे थे उसमें। तो मुझे लगा कि ये मेरा वास्तविक स्कोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लेवल है जो बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टेस्ट सीरीज है वो विद्यार्थी को मतलब परचेजिंग अपनी, या तो हो सकता है कि वो पॉपुलैरिटी के लिए करते होंगे, मुझे इसका बारे में आइडिया नहीं है, बट टेस्ट सीरीज वाकई में ऐसी होनी चाहिए जो आपको बैलेंस्ड रखे, ना तो आपको डीमोटिवेट करे ना आपको मोटिवेट करे, आपको तैयारी के उस फेज में रखे जहां पर आपको लगे कि हाँ इस यहाँ पर मेरा जो है सिलेक्शन हो सकता है। मैंने टारगेट सेट किया था कि मेरा 300 नंबर स्कोर आएगा तो मेरा आराम से हो जाएगा। और जैसा सर बोलते हैं कि आप अगर 300 स्कोर कर रहे हो इस टेस्ट सीरीज में तो गारंटीड आप जो है 20 मार्क्स या 15 मार्क्स आप जो है मेन एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो उसमें आपका एक्स्ट्रा आएगा। वही सेम चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने 300 का टारगेट चूज किया था, रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा फिजिकल के बारे में और कुछ इंटरव्यू के बारे में। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक एग्जाम पास नहीं किया लेकिन इंटरव्यू का डर अभी से लग रहा है जी, ठीक है, तो उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। लाइब्रेरी में जब बैठता था तैयारी के फेज में, जब रिटन एग्जाम था उस वक्त बैठने की वजह से थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था मैंने,
तो ऐसा होता है कि अपन सिटिंग अगर ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा पेट निकल जाता है। मुझे टेंशन थी कि इतने मार्क्स आने के बाद में मेरा फिजिकल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इस वजह से मैंने फिर फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट की और 2 महीने में ही मैंने मेरा वेट है वो थोड़ा कम कर लिया था, करीब 6-7 किलो के आसपास कम कर लिया था। तो मुझे लग रहा था कि आराम से मेरा फिजिकल है वो निकाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं थी फिजिकल की। और अच्छा वहाँ पे भी ट्रायल वगैरह होती थी तो उसमें मेरा अच्छा आ जाता था। तो फिजिकल की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक आपको माइंड से आपको प्रिपेयर करनी चीज़ें होती है और दूसरा आपको शारीरिक मेहनत करनी होती है। तो मुझे लगता है कि शारीरिक मेहनत है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है, तो उसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के फेज में जब अपन आते हैं तो अपने को जनरली ऐसा होता है कि लोगों में डर बैठता है कि कैसे फेस करेंगे अगर मॉक इंटरव्यूज वगैरह नहीं देते हैं, या फिर डर लगता है कि मॉक इंटरव्यू देने से भी ऐसा लगता है कि नहीं सही नहीं हो पाएगा। तो इंटरव्यू के फेज में तैयारी आपकी वही जो आपने पहले पढ़ रखा है वही आपके काम आएगा। एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना होता है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है या आपका जो कोई एक्सपीरियंस है या कोई आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स रह चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। जैसे मेरा इंटरव्यू है संजय सर के बोर्ड में था और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चला, करीब 16 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। उसमें मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो वर्क एक्सपीरियंस और मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। और मुझे लगता है कि मेरी जो रैंक आई है सिंगल डिजिट में उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे इंटरव्यू के मार्क्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गैस कर रहा हूँ, अभी तक इंटरव्यू मार्क्स अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, बट मुझे उम्मीद है कि मेरे 30+ मार्क्स आए होंगे आउट ऑफ 42, क्योंकि 8 मार्क्स हैं वो एनसीसी और वो क्रिमिनोलॉजी में जो डिप्लोमा वगैरह होता है उसके लिए रिजर्व होता है। तो 42 में से मुझे लगता है कि 30+ मार्क्स आए मेरे, तो मुझे लगता है कि सर ये मार्क्स थोड़े बेटर है। बहुत अच्छे मार्क्स है। नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट हो, जैसे पिछले टॉपर का मुझे याद है उनके बहुत ज्यादा नंबर नहीं थे, आपको याद है सर 24 जी सर 326 मार्क्स ऐसे कुछ थे टॉपर के पिछली बार रिटर्न में, और उनके इंटरव्यू में 29 मार्क्स थे। 29 मार्क्स थे, तो 29 एक मानकर चलिए कि 25, 27, 28, 29 ये हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। अभी हालांकि पता नहीं चला है कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन जैसा एग्जाम में नंबर आए और बाकी से तुलना करें तो लग रहा है कि 30+ मार्क्स है, तो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, है ना। तो इंटरव्यू की बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। आपको डर लगा था क्या पहले इंटरव्यू से पहले? इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा मैं नर्वस इस वजह से था कि बोर्ड को जब हम फेस करते हैं, चाहे मॉक इंटरव्यूज दे रहे होते हैं चाहे आप रियल इंटरव्यू में जाते हैं, तो थोड़ा सा नर्वस फील करना ये नेचुरल है। क्योंकि आप रिटन एग्जाम में क्या होता है कि हमें कुछ भी है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होते हैं या फिर अगर आप आरएस मेंस लिख रहे हैं तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको पेपर लिखना होता है। लेकिन इंटरव्यू में आपको इंस्टेंटली आपको जवाब देना होता है, तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू आपके एग्जाम का सबसे लास्ट फेज है। आपकी अगर तैयारी इस लेवल की होगी कि आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू से आपको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू वाकई बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी नॉर्मल सा नर्वसनेस हमेशा रहता है। मेरा तो तीसरा इंटरव्यू था, मैं कई मॉक इंटरव्यू पहले ले चुका था, फिर भी एक नर्वसनेस होती है कि बोर्ड में जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, तो एक स्वाभाविक सा होता है। ऐसा होता है तो स्वाभाविक है, नहीं होता है तो प्रॉब्लम वाली बात है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना। बाकी इंटरव्यू तो बहुत बात की बात होती है, इंटरव्यू बहुत सामान्य होता है मेरे ख्याल से, जितना मॉक इंटरव्यू में खिंचाई करते उतनी वहाँ बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हमने जैसे इवन एक ग्रुप भी क्रिएट कर रखा था जिसमें हम लोग फ्रेंड्स हैं, आपस में एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। तो हम लोग कोशिश करते थे कि इसके ऊपर स्ट्रेस कैसे डाला जाए जिसकी वजह से थोड़ा सा नर्वस हो। तो उससे क्या होता है कि हम खिल के सामने आते हैं। जैसे मुझे पहले से ही अनुभव था कि मॉक इंटरव्यू में मेरी जिस तरह से खिंचाई हुई थी, तो मुझे लगता है कि जो मेरा ओरिजिनल इंटरव्यू था आरपीएससी में वो इतना ज्यादा कुछ था ही नहीं। हंसते ऐसे मजाक में ही निकल गए 15-16 मिनट जो है, तो कोई प्रेशर वाली चीज फील हुई नहीं उसमें। हाँ, एग्जाम के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एसआई में जैसे 2 पेपर्स हैं, तो मेरे मैं स्कोर अगर बताना चाहूंगा आपको दोनों पेपर्स के, तो फर्स्ट पेपर जो हिंदी का है मेरा, उसमें मेरा 184 के आसपास मार्क्स हैं। मैंने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन मैंने गलती से गोला भर दिया था उसमें, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से मुझे वो अटेंड नहीं करना था, इस वजह से वो नेगेटिव हो गया। और बाकी जो 94 क्वेश्चन मैंने टोटल मेरे एक्यूरेट थे, 6 गलत थे मेरे उसमें से। और 6 में से मेरे 4 क्वेश्चन है वो पारिभाषिक शब्दावली के गलत थे, क्योंकि जो मैंने पारिभाषिक शब्दावली जहां से भी पढ़ी थी वो उससे भी बाहर से आई थी उसमें। तो मुझे लगता है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी ये थे, बाकी के अपन टॉपिक्स उठा के देखें, संधि समास उपसर्ग या इसके अलावा जो भी टॉपिक होते हैं, तो उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल गलत थे। तो हिंदी में 94 आउट ऑफ 100 और जीके में मेरा स्कोर था 151। तो उसमें मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे, 79 उसमें एक्यूरेट थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब पहले टारगेट सेट किया था तो मुझे लगता था कि 20 दोनों पेपर में मिला के मैं 20 के आसपास या 20-22 भी अगर नेगेटिव में जाते तो मेरा स्कोर बढ़िया आएगा। लेकिन मैंने नेगेटिव कम करने की कोशिश की और वो कोशिश कामयाब इसी वजह से हुई क्योंकि मैंने छोटे छोटे टॉपिक है वो स्मार्टली तैयार किए मैंने, कि जहां पर गलती हो रही है उसको फिर से रिवाइज करना, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, टेस्ट सीरीज लगाना,
ये करने से मेरी जो है नेगेटिव मार्किंग, दोनों पेपर मिला के आप देखेंगे तो 6 और 8 टोटल 14 क्वेश्चन है मेरे गलत हुए हैं। 86 में से मेरे 78 उसमें करेक्ट थे जीके में। और मुझे क्या लगता है इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज से आपको सारा आइडिया लग जाता है कि कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने प्रश्न आपको छोड़ने हैं। जब टेस्ट सीरीज में आप तुक्का लगाते हैं ना, तब पता चलता है ज्यादा राइट हो नहीं रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे आप तुक्का लगाने की आदत भी छूटती जाती है, और जो छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती है वो सारी छूट जाती है। यहाँ पर एक बहुत बहुत बढ़िया बात बताई, इनके सिलेक्शन के पीछे जो सबसे बड़ा रोल रहा है उसमें हिंदी का रोल रहा है। 184 नंबर, कितने नंबर आ रहे हैं? 184। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, मानकर चलिए जो सबसे बड़ा अगर रोल रहेगा वो किसका रहने वाला है, तो हिंदी को बहुत बेहतरीन कर लेना। हिंदी आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली, तो हिंदी को बेहतरीन लेवल पर अपने को पहुंचाना है उसको, ठीक है। कल विजय सिंह राजपुरोहित आए थे, परसों आए थे, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मानता हूं कि मुझे भी जो सफलता दिलाई वो हिंदी नहीं दिलाई है। हिंदी तो अब समझ लो कि मेरी माँ के समान हो गई है। जैसे माँ रोटी देती है हमें, वैसे ही अब ये हिंदी रोटी दे रही है मुझे। हिंदी की वजह से आज मुझे ये नौकरी मिली है, हिंदी की वजह से मैं आज सब कुछ कर पाया हूँ। तो मुझे जिंदगी भर की रोटी किसने दिलाई है? हिंदी ने दिलाई, तो वो भी मेरी माँ जैसी हो गई है। आपको किसको लगता है कि हिंदी थोड़ी सी आपको पढ़ने में मुश्किल आती है? किसको लगता है कि थोड़ी डिफिकल्ट है? सिर्फ 1, 2, 3, 4? ये धीरे धीरे खड़े कर और कोई और जिनको लगता है कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत आती है, या फिर कहां पर आपको, जैसे संधि समास जैसे टॉपिक है वो आपको समझ आ जाता है? मुझे लगता है कि आप अगर टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप जैसे सर नोट्स प्रोवाइड करवाते होंगे क्लास में डेफिनेटली। बाकी अगर आप बुक्स का भी, अगर सर आप बुक्स रिकमेंड करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स का अगर आप रिकमेंडेशन अगर चाहें तो यहाँ पर 2 ही बुक्स चलती है वैसे अपने राजस्थान में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। डॉक्टर राघव प्रकाश सर और एक मानस पब्लिकेशन की जो बुक आती है, मानस पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी लैंग्वेज है वो कॉम्पेरेटिवली थोड़ी सी ईजी है, तो समझने के लिहाज से थोड़ी ज़रूरी है। और जो राघव प्रकाश सर की जो बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह दे रखे हैं, और कुछ टॉपिक्स है वो उनमें भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो दोनों बुक से वो आप तैयारी करें। साथ ही अपन क्या करता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले देते हैं चीज़ों को, जैसे जो चीज़ें हमसे नहीं पूछी जा सकती है उनको भी अपन बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप प्रीवियसली जो भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे आप पेपर उठा के देखिए, उसमें देखा जाए तो आपको पता लग जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं। फिर खुद को बहुत ज्यादा डीप मतलब उलझाने से कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाती है। आपको तैयारी उस लेवल की करनी चाहिए जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर जेएलओ के एग्जाम उठा के देखेंगे, आरजीएस का देखेंगे, आरएस का देखेंगे, सब इंस्पेक्टर का देखेंगे, पटवारी के देखेंगे, ग्राम सेवक के देखेंगे, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसमें सभी में जो हिंदी है बेसिक हिंदी पूछी जाती है, तो इतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता मुझे लगता है। तो टेस्ट सीरीज और जो आप टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं उससे आपकी हिंदी है बढ़िया हो सकती है। देखो मैं एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे। अभी पूछा कि हिंदी किसके लिए थोड़ी मुश्किल रहती है या किसको नहीं आती, तो 3 या 4 हाथ खड़े हुए हैं, बाकी ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, क्योंकि आप सबको लगता है कि हमारी हिंदी अच्छी है, और हिंदी अच्छी है भी सही। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी पढ़ने लिखने जैसे इंग्लिश में दिक्कत आती है वैसे हिंदी में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूँ कि हिंदी एक आप सबको लगता है कि बहुत आसान सब्जेक्ट है, बाकी सबकी तुलना करें, एक साइंस से तुलना करें, इकोनॉमिक्स से तुलना करें, तो लगता है कि हिंदी ईजी है। यही है, वो सभी के लिए ईजी है। अगर आपको उसमें भी टॉप करने का, देखो यहाँ पर टॉप करना है आपको इजी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से सेलेक्ट पा लें। हिंदी में आपको इजी लगने के, ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि हिंदी इजी है और उसको इजी मानकर क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल सही है सर। और अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी अच्छी है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 200 में से 190। कितना होना चाहिए? आपकी हिंदी अच्छी है तो आप उसमें 150 160 नंबर आसानी से ला सकते हैं, पर ऐसे 160 नंबर 150 तो हर कोई ले आएगा, तो इसको अच्छी नहीं माने। कंपटीशन के लिहाज से ही अच्छी नहीं है। कंपटीशन के लिहाज का मतलब है 180 प्लस 190 प्लस। सर ने जो चीज बोली कि हम ऐसा समझते हैं कि हिंदी हमारे लिए इजी है तो हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सेम यही चीज मेरे साथ भी हुई। एग्जाम से 1 महीने पहले तक मुझे ये लग रहा था कि मैंने हिंदी में सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे क्या पढ़ना बाकी रह गया है, मेरी तो हिंदी तैयार है तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, जो मेरी चाहे 8 घंटे की स्टडी होती थी या 9 घंटे की होती थी, उसमें से मैं 1 घंटा रोजाना हिंदी को देता था सुबह। उसमें मैं वो टॉपिक तैयार करता था जिसमें मेरे को दिक्कत होती थी। कभी कभार ऐसा लगता था कि मैं वो टॉपिक अच्छे से तैयार करूं तो 1 नंबर और ज्यादा एक्स्ट्रा मैं उसमें इंप्रूव कर सकता हूं।
तो मैं वो टॉपिक जो है रोजाना मैं करता था, तैयार करता था। इसके अलावा जैसे कुछ पारिभाषिक शब्दावली वगैरह है, अगर आप रोजाना टच में नहीं रहते ना तो भूल जाते हैं उसको। तो मैं उनको जो हार्ड, जो भी मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट है, चाहे वो शब्द युग्म हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, या फिर विलोम शब्द हो, या फिर ये जो ग्लॉसरी होती है पारिभाषिक शब्दावली, इनको मैं पेपर में लिख के रोजाना उनको एक नजर मारता था कि हाँ मुझे ये चीज है रिवाइज करनी है फिर से। 5 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5-7 मिनट आई थिंक। तो एक बार सरसरी नजर से भी मार लेते हैं तो वो रिवीजन हो जाता है। तो इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है मैं रोजाना दिया करता था, और टेस्ट सीरीज से अपना लेवल अपने को पता चल जाता है कि हाँ क्या किस तरह का अपना एग्जाम होने वाला है। हिंदी में देखो बहुत जरूरी है। हिंदी क्या है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हिंदी का असल में पता कब चलता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, लगता है कि हाँ आपको संधि आता है, उपसर्ग आता है, पर्यायवाची भी आता है, और जो शब्द शुद्धि है वो आपको देखने में लगता है हाँ ये शुद्ध है। लेकिन जब 4 ऑप्शन करते हैं और 4 ऑप्शन कंफ्यूजन करते हैं, वहां लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों ऑप्शन सही लगते हैं वहां पर। तो आपकी असली निखर कर कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप आरएससी करें चाहे ऐसा ही करें, हम हिंदी की खूब ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी की इंपॉर्टेंस चाहे आरएस हो चाहे ऐसा ही उसमें कितनी है। तो धीरे धीरे आपकी हिंदी की यहाँ टीचर जो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे ही, इसके अलावा हम अपनी तरफ से सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं वो किसकी होने वाली है? यहाँ पर हिंदी की होगी, क्योंकि हिंदी आपको सबसे ज्यादा रैंक बनाने में भी और सिलेक्शन में भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब लगभग इन्होंने अपनी सारी कहानी सब कुछ बता दिया है। आप अपनी तरफ से, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इतने कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए आए, हाथ खड़े होने चाहिए, सवाल आने चाहिए मन में। पता चला कि हाँ कोई सवाल नहीं है, इतना बढ़िया मौका मिला है, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने नहीं बताई है वो आप पूछोगे तब निकल कर बाहर आएगी। तो आपके कोई सवाल हो पूछो, ताकि वो चीजें जो आप में नॉट कोई बिल्कुल ये क्लास में नहीं होना चाहिए कि हाँ क्लास में कोई क्या सोचेंगे, किस आपके अंदर जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझसे नहीं हो पा रहा, किसी को लगता है मेरे से मोबाइल नहीं छूट पा रहा। खेतराम ने एक बार मेरे मुंह से मैसेज किया कि मेरा मोबाइल नहीं छूट रहा है, उस समय तो मेरे जवाब नहीं देना है, आप कुछ बता सके कि इनसे मोबाइल नहीं छूट रहा है। कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल, ये ऐसा नहीं कि ये चाहते नहीं है, छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मोबाइल छूट नहीं रहा है इनसे। देखिए, अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करते हैं ना, अगर उसको सही टाइम में यूटिलाइज करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, आप करंट अफेयर्स देखते हैं, आप टेस्ट सीरीज जो क्विज वगैरह चलते हैं टेलीग्राम पे, अगर आप वहां तक लिमिट रखते हैं खुद की, सोशल मीडिया थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंप्लीटली कट आउट होना है। आप अगर मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे तो मैं कंप्लीटली शुरुआत से लेकर आज तक मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ सोशल मीडिया पे। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि मैंने सोशल मीडिया से कट कर लिया है खुद को, पूरी तरह से बंद कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया और दुनिया से पूरी तरह से कट गया हूँ। एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने जरूर कुछ एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल कर दिए थे, ताकि मेरा टाइम जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बट आप उसको जो है टाइम यूटिलाइज करने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर खुद को ये लिमिट सेट करनी है। आजकल ऐप्स भी आती है जिसमें आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को आप कितना टाइम देना चाहते हैं दिन में, मान लीजिए आपने एक दिन में सेट कर दिया कि इस ऐप को मुझे 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो आप उसमें लॉक सेट कर रख सकते हैं कि वो आपका लिमिट नहीं बढ़ाएगा। तो ये कुछ चीजें कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़ के लिए टेलीग्राम अगर आप चैनल है, जब तक आप पढ़ रहे हैं, पीडीएफ भी देख रहे हैं कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल का उपयोग करना आज के टाइम में जरूरी भी है, क्योंकि डिजिटलाइज होने के लिए और अपने को अच्छी रैंक लाने के लिए अपने को कंपटीशन से भी जुड़ा रहना जरूरी है। तो ये चीज़ तो फैक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर आप मोबाइल का उपयोग टेलीग्राम पर पढ़ने के लिए, यूट्यूब पर पढ़ने के लिए वहां पर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मोबाइल का उपयोग आप गेम खेलने के लिए, गेम नहीं छूट रहा है ना, इंस्टाग्राम की रील्स नहीं छूट रही है, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो नहीं छूट रहे हैं, तब समस्या है वहां पर। ठीक आप है, या तो ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम आप जो भी आपका स्टडी आवर्स हो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि टाइम छोटे छोटे स्लॉट्स बना के रखें। मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई की, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरा आधे घंटा का ब्रेक है, तो मैं उसमें 10 मिनट 15 मिनट फोन यूज करूंगा, उसके बाद मुझे फिर से बैठना है। उसमें आपको खुद के लिए ईमानदार रहने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा खुद के लिए। मैं बताता हूँ आपको, सिलेक्शन के लिए 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अनुशासित रहना पड़ेगा खुद के लिए, ईमानदार रहना पड़ेगा, और आपको सब्र करना पड़ेगा। कि आपको अगर सक्सेस, कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैंने एग्जाम निकाला, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, मैंने एग्जाम निकाला, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती है, दूसरी बार में भी नहीं मिलती है, तीसरी बार में भी नहीं मिलती है। तो उस वक्त हमें पेशेंस रखने की जरूरत है कि हमारा पेशेंस लेवल खत्म नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। पढ़ाई पर इन्वेस्ट किया हुआ टाइम कभी भी आपका बर्बाद नहीं होगा, जाया नहीं होगा। ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। और किसी के कोई सवाल हाथ खड़े कीजिए, और जो भी मन में सवाल आ रहा है पूछ लीजिए। हाँ
नहीं, मेरा जो रियल इंटरव्यू था उसमें मेरे से ऐसा कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने तैयारी की थी इसके लिए, और हमें भी तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, या मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर के तौर पे एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में ऑफिसर के तौर पर काम करने वाला हूँ, तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और उसकी तैयारी आपकी अभी से आपको उसका वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी टाइम के साथ हो जाएगी, आप में वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, और उस सिचुएशन के हिसाब से आप परफेक्ट जवाब दे पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी से आपको इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार ग्रेजुएशन से निकल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उनका थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी ग्रेजुएशन के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, कुछ भी सवाल है, जैसे आपका हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री के बारे में मोटा मोटी तौर पर पता होना चाहिए। देखो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस फील्ड से प्रश्न पूछेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सारे फील्ड से प्रश्न पूछे। आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार करके गए, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत अच्छे तैयार करके गए, और पता चला कि दोनों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा। 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, 15 मिनट में कई बार ऐसा हो सकता है एक टॉपिक चल गया और उस पर सारा पूछ ले। जैसे मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैंने पाली डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से तैयार करके गया। मेरा गांव जो है बिल्कुल पाली डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर बॉर्डर में है, ब्यावर के पास। मैं पाली डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से तैयार करके गया, और जब इंटरव्यू में गया तो उस समय मैं ब्यावर में रह रहा था, ब्यावर में मेरी पढ़ाई हुई। जाते मेरे से ये पूछा भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा ब्यावर से आया हूँ। उसके बाद पाली का एक भी सवाल नहीं पूछा, सारे सवाल ब्यावर से थे। अब ब्यावर को मैंने टच ही नहीं किया, मैंने तो सारा किसके बारे में पढ़ा, क्योंकि सबको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते हैं। 15 आगे के 15 सवाल लगभग बैक टू बैक सवाल जो है वो ब्यावर से थे। मैं ब्यावर में रह रहा था काफी टाइम से, मुझे ब्यावर की अच्छी नॉलेज थी तो मैं अच्छे से जवाब दे पाया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप आपके ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट रहे, आप सारा पढ़ के चले गए वहां से एक भी सवाल। तो इंटरव्यू का ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अपनी तैयारी हर फील्ड में आपको पता है कि ये फील्ड है, अपनी तैयारी सबसे रहनी चाहिए, और बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने मास्टर किया किसी सब्जेक्ट में, एमए किया है, या वहां पर पूरा डीप लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सवाल पूछते हैं, अगर वो भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। लास्ट में वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, ना कि बहुत ज्यादा नॉलेज का लेवल। ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू तक हम आपको बहुत कुछ और भी सिखा देंगे। अभी है कि एग्जाम में टॉप कैसे करना है, वो टारगेट होना चाहिए। हाँ, मैं मेरे इंटरव्यू का एक आपको बताता हूँ। जैसे सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल रिजल्ट है वो लास्ट ईयर अप्रैल में आ गया था, उसके बाद से इंटरव्यूज है काफ़ी लेट स्टार्ट हुए थे, इस साल जनवरी में स्टार्ट हुए थे, 23 जनवरी से। और 23 जनवरी से तो ऑलरेडी हम लोग अप्रैल से वेट कर रहे थे कि इंटरव्यूज कब तक कंडक्ट होंगे, और 23 जनवरी से स्टार्ट हुए और 29 मई तक इंटरव्यूज इसके कंडक्ट होते रहे। मेरा सबसे आखिरी दिन इंटरव्यू था, आखिरी दिन इंटरव्यू था, उसमें भी 3 बोर्ड थे, 3 बोर्ड में जो 10-10 कैंडिडेट्स थे, उन 10 कैंडिडेट्स में भी मेरा सबसे आखिरी था। तो आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि मेरा पेशेंस, मेरा धैर्य, मेरा सब्र जो है मैंने कितना रखा, और मेरी तैयारी किस लेवल की इंटरव्यू के लिए मुझे करनी पड़ी होगी, क्योंकि एक साल से वो चीजें काफी करंट अफेयर्स काफी कुछ बदल चुका था उस वक्त, और डायरी है वो पूरी फुल हो चुकी थी। तो और जो मैंने तैयारी की थी कंप्लीटली, मैं मानता हूं कि मेरा इंटरव्यू उस पर चला ही नहीं, मेरा कंप्लीटली उससे डिफरेंट चला, और फिर भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया हूं। तो आपको इस चीज के लेकर घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर तैयारी कुछ और की है और इंटरव्यू में आपसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, तो आपने अगर तैयारी की है तो निश्चित तौर पर आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा ना, तो आप उसका जवाब देकर अच्छे मार्क्स पाने में सफल होंगे। भावेश आप कुछ पूछ रहे थे? सॉरी, टाइमिंग कितने घंटे पढ़ते थे और किस टाइम पढ़ते थे? मैं बता देता हूँ, मैं रूटीन बता देता हूँ। एग्जाम से करीब 4-5 महीने पहले कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जो है पढ़ाई कर नहीं पाया था। फिर जैसे सितंबर में एग्जाम था सब इंस्पेक्टर का, तो मैंने मई में प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट की, अप्रैल एंड में करीब प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट की मैंने। उस वक्त मेरा रूटीन रहता था, मॉर्निंग में 7-8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता था, बीच में 1-2 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया करता था। एग्जाम से 2 महीने पहले जो है मेरा रूटीन है करीब 7 से रात को 10 बजे के आसपास रहता था। तो उसमें ठीक है, बीच में लंच का टाइम निकाल लेते हैं या डिनर का टाइम निकाल लेते हैं, या थोड़ा बहुत बीच में अगर वॉक कर लिया थोड़ी देर के लिए, आधे घंटा ब्रेक ले लिया, तो ये टाइम रहता था। तो अगर आपको तैयारी अच्छे लेवल पे करनी है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट कवर करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो आप मान लीजिए आपका एसआई का जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो आरएस प्री के बराबर ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर आपने को 10-12-15 सब्जेक्ट अगर पढ़ने हैं तो निश्चित तौर पर अपने को टाइम तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप सारा सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाओगे। इनका एक इनडायरेक्टली सवाल ये था कि कितने घंटे, ये बताओ आप तो। आप 7-8 घंटे पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हैं, मैं ये मानता हूँ।
इनफ होता है, 7-8 घंटे रेगुलरली। अगर आपके पास टाइम खूब है तब तो आपको कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है कि आप 4-5 घंटे डेली भी देंगे। मान लीजिए आपने साल भर बाद का टारगेट सेट कर रखा है, तो 4-5 घंटे भी अगर आप डेली देंगे और अनुशासित रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन आपने छोड़ दिया, तीसरे दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली कि पीछे वाला मैं कवर कर लूंगा दिन, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे लगातार पढ़ाई करनी है, आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कल का दिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन मैंने मौज मार ली उसके बाद में मैं फिर से पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? एग्जाम से पहले आप 7-8 घंटे पढ़िए, वो पढ़ना जरूरी भी है क्योंकि उस वक्त आपके पास खाली समय होना ही नहीं चाहिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे, कोई बहुत ज्यादा आलसी है 10 घंटे भी सोता होगा तो मुझे लगता है कि बाकी का टाइम भी उसके पास बहुत सारा है तो वो पढ़ सकता है। मतलब चीजें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस लाइफ में क्या करना है, लाइफ में छोटे छोटे कुछ नियम बना लेने अपने और नियमों को फॉलो करना है। नियमों का जैसे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एक क्वालिटी है, एक गुण है आपके अंदर। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि आप डेली, जैसे अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे और 5 दिन में एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे 15 घंटा पढ़ूंगा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने नियम बना रखा है कि क्लास में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसे घर जाकर सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेंगे, 1-1.5 घंटा पढ़ोगे, जो क्लास में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा है वो सारा रिवाइज हो सकता है। बस इस नियम को अपना लो कि ऐसा डेली करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस हमारी जो कमी रहती है, सिलेक्शन नहीं होता। असली परीक्षा ये है कि आप नियम को फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी रख ली कि मुझे जो काम करना है वो डेली करना है, रूल्स बना लिए अपने लिए, है ना, जो टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए जो शेड्यूल दिया है उसकी पूरी तैयारी करनी, ये अपने लिए रूल्स बना लिए। अगर आपने अपने लिए रूल्स बना लिए और उस रूल्स पर अगर आप टिके रहे तो मानकर चलिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती है, छोटे छोटे नियम बनाने होते हैं और उनको फॉलो करना होता है। जो उनको फॉलो कर लेता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो सोचता है कि लास्ट बॉल पे, लास्ट ओवर बचे, 6 बॉल पे 6 छक्के मार के निकल जाएंगे, वो 1 बॉल भी चूके तो बाहर हो जाएंगे, नहीं होता। लास्ट ओवर में सब सोचते हैं कि 6 छक्के मार के निकल जाएंगे। कंसिस्टेंसी, सिंगल सिंगल लेते रहिए, सिंगल रन। असल में आपको, है ना, विजेता वही बनेगा लास्ट के ओवर में। सभी के लिए 6 बॉल पे 6 छक्के मारना संभव नहीं होता। सबको ये होता है कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कभी होता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कर पाते होंगे, मुझे लगता है कि हो सकता है महीना 2 महीना पढ़ के एग्जाम निकाल लेते होंगे, लेकिन हम में से अधिकांश जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। जैसा सर ने बोला कि लास्ट बॉल पे 6 बॉल में 6 छक्के हर कोई नहीं मार सकता, हर कोई रिंकू सिंह थोड़ी ना है, तो वो बात है। तो आपको अगर एग्जाम में खुद को बैलेंस करना है ना, कट ऑफ में आपको उस लिस्ट में आना है, तो आपको सबसे पहले खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। खुद का रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये चीज है टाइम पे करनी है। टेस्ट देने का टाइम होता है, उससे टेस्ट से आपको घबराना नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि टेस्ट में मेरी रैंक कम आएगी या मेरा जो स्कोर है वो कम आएगा, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग तैयारी के फेज में होते हैं, तो 0 से कभी कभार कोई ना कोई शुरुआत तो करता है ना, तो बस वो चीज है, आप तैयारी करते रहें, टेस्ट टाइम टू टाइम दें, उससे आपकी रैंक और इम्प्रूव होगी और आपकी जो तैयारी है वो और निखर कर आपके सामने आएगी। आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्लास में 100 लोग हैं, 100 लोगों में आपकी रैंक आ रही है, तो आपको पता तो चलता है कि आप कंपटीशन में किस लेवल पर है। तो टेस्ट से आपको घबराना नहीं है। और किसी के सवाल? हाँ, एक बार। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि एक लंबा फेज है तैयारी का, लंबा टाइम लगता है उसमें। कभी क्लास में एक मोटिवेशन हो गया तो आज मोटिवेशन रहेगा, 2 दिन तक तो रहेगा, उसके बाद तीसरे दिन वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी। ये चलता रहता सबके साथ, तो कैसे मेंटेन रखें मोटिवेशन को, थोड़ा सा आप बताइए। पहली बात तो इसके लिए मैं सर को हमेशा फॉलो करता हूँ। नरेंद्र सर के जो वीडियो जाते थे, जो चाहे 10 मिनट का वीडियो आता था, तो उसमें वो इतनी एनर्जी भर देते थे हमारे अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं था कि डिमोटिवेट होकर छोड़ना है या फिर तैयारी हो नहीं पा रही है। और ये स्वाभाविक है कि आपको ऐसा लगेगा, एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक आपको लगेगा, इवन एग्जाम में आप बैठोगे ना जिस दिन, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, जो कुछ पढ़ा था सब ब्लैंक। ये होना स्वाभाविक है। लेकिन एग्जाम में जिस दिन आप जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, उस वक्त थोड़ा सा टाइम देके आपको चीजों को रिमाइंड करने की जरूरत है। आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको निश्चित तौर पर याद आएगा, अगर आपने 2-3 बार रिवीजन कर रखा है तो, अगर आपने पढ़ रखा है तो। मैंने फिर से एक चीज मैंने पहले बोली थी कि पढ़ाई पर अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया ना तो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये चीज फैक्ट है। तो भूलने का आपको अगर लगता है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन आपको चीजें भूलते भूलते कब याद हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होगी तो चीजें धीरे धीरे याद होगी। हाँ मनीषा, आप। मैंने 12th है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से की है। मेरे 12th में सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन ग्रेजुएशन में मैंने कॉमर्स में BBA किया है, तो मैं भूल चुका था वो सारे सब्जेक्ट।
तो मैंने फिर से जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने बेसिक चीज़ें पहले उठाई। मैंने पहले क्वेश्चन का जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसको समझने की कोशिश की कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी चीज़ के लिए आप बैठ जाए, किसी चीज़ के लिए मैंने तैयारी की, तो अगर अपन तैयारी करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि अपन कहाँ फाइट करने जा रहे हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले पेपर्स देखे प्रीवियस ईयर के, उसमें देखा कि जो जो मेजर टॉपिक्स हैं तो उनमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको मोटा मोटी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि किससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और किस टाइप के सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो इसका आपको अंदाजा हो जाता है। उसके बाद में फिर जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ जैसे मुझे लगता है कि ये राजवंश वगैरह है, थोड़ा सा पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगी चीज़ें। मैं अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना तो उसको लगता है कि एक बार को उसको बोरिंग फील होगा अगर वो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है तो। लेकिन धीरे धीरे आप अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करेंगे और सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना, आप उस वक्त पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आप तैयारी करने के हिसाब से आपको रट्टा मारना है। अगर रट्टाफिकेशन कर लिया तो आप नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। रट्टा मारने की बजाय आप सब्जेक्ट को सबसे पहले इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ें, पढ़ने के बाद में आप उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें प्रीवियसली, और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहें, तो उससे आपको जो है हेल्प मिलेगी। कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछा पर्टिकुलर? जीके के सब्जेक्ट्स। जैसे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए मेजर चीज यही है कि आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए मोटा मोटी तौर पे कि सबसे ज्यादा किस पार्ट को पढ़ना है और किसको अवॉइड करना है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखते हैं हम कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं, एंशिएंट और मिडिवल से कम आते हैं। तो मैंने मिडिवल मैंने छोड़ रखी थी ऑलमोस्ट, एक बार पढ़ी मैंने, उसके बाद में रिवीजन को ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने एग्जाम के लास्ट टाइम पे। तो जो टॉपिक जिनसे ज्यादा सवाल बनते हैं उनको आप बार बार पढ़ें। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स वगैरह ऐसे हैं कि उनसे हर एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं, तो वो आपको टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करना है। मेरा नॉन साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मुझे साइंस से थोड़ा सा डर लगता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने आरएस प्री और एसआई की तैयारी के टाइम साइंस सिर्फ और सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट किया है, वो भी आधा अधूरा। कंप्लीट नहीं बोलूंगा मैं उसको, आधा अधूरा मैंने सिलेबस पढ़ा है। आप अगर देखेंगे तो आरएसपी में करीब 20 क्वेश्चन होता है सर साइंस टेक के, तो 20 क्वेश्चन है, मैं कंप्लीटली उसको स्किप करके गया था। और एसआई में भी 10 क्वेश्चन होते हैं तो वो मैंने स्किप किए थे साइंस के। तो आपने सवाल वैसे कुछ और पूछा था, मैं नॉन साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को साइंस से डर लगता है तो मैंने तो उसको स्किप किया था। आप ये चीज नहीं करें, पर फिर भी आपको जो है जो चीजें याद नहीं हो रही है उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है और रिवाइज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आप उसको प्रैक्टिस करते रहें कि आपका अगर गलती हो रही तो गलती कहाँ पे हो रही है। अब ये तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट फिर भी जो मेरा स्कोर है उसका करीब 70% 75% के आसपास होगा मुझे लगता है। एसआई के टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एक साल पहले तैयारी की तो मैं पटवारी के एग्जाम्स दे रहा था, मैं पटवारी के टेस्ट दे रहा था। लेकिन एसआई का जब मैंने मॉक टेस्ट दिया एग्जाम से 2 महीने पहले, तो उस टाइम पे जो मेरा अभी स्कोर है, मतलब जैसे 300 आता था तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरा हो सकता है कि 260 250। आप अगर प्रीवियस मेरी प्रोफाइल भी अगर चेक करेंगे सर तो उनको दिखेगा कि 250-55 के आसपास मैं स्कोर कर रहा था। और फिर मैंने जो 10-15 टेस्ट दिए, या जो भी 15 के आसपास टेस्ट थे उसमें, तो 10-15 टेस्ट देने के बाद में मेरी जो स्कोर है वो करीब 40 से 45 मार्क्स है, वो इम्प्रूव हुआ दोनों पेपर में। तो ये चीज अगेन मैंने आपको वही चीज बताई कि जहां पर गलती होती थी मैं टेस्ट के साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन को पूरा देखता था। उससे ये आइडिया लग जाता है कि अगर मान लीजिए आपने एक सवाल में गलती की है तो उससे रिलेटेड अगर 4 सवाल भी बनते हैं ना उस टॉपिक से उसके आसपास, तो अगली बार आपने अगर उसको एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से पढ़ा है तो आप उसको गलत नहीं करोगे फिर से। मान लीजिए आपने टेस्ट देने में 3 घंटे का या 2 घंटे का टेस्ट होता है, 1 आवर 30 मिनट्स में आपने टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में आपको 1 घंटा उसको एनालाइज करने के लिए देना चाहिए। जो करेक्ट क्वेश्चन है वो तो आपने किए ही है, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, या उसको अगर देखें तो भी उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आपको उन क्वेश्चन को देखने की जरूरत है जो आपने स्किप किए और जो आपने नेगेटिव किए। नेगेटिव क्यों किए, कहां पर आपसे गलती हुई है, ये आपको चेक करने की जरूरत है। अगर आप ये चेक कर लेंगे तो अगली बार वो गलती नहीं दोहराएंगे, और एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा कि पिछली बार मैंने ये गलत किया है, इस बार मैं ये गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जो सवाल पूछना चाह रहे थे कि एक एक टॉपिक को मजबूत कैसे करना है ना, और किस तरह से इंप्रूवमेंट करना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है टेस्ट सीरीज। हर टेस्ट में जो आप बता रहे हैं, हर टेस्ट जब आप देंगे ना तो आपकी कुछ कमियां निकल कर आएगी, आपकी स्ट्रेंथ भी निकल कर आएगी, आपकी कमियां भी निकल कर आएगी। उन कमियों का एनालिसिस करना है कि ये कमियां, ये कौन से टॉपिक्स मेरे से बार बार छूटे। जैसे आपने एक हफ्ता शेड्यूल पढ़ा, फिर टेस्ट दिया, जैसे ही टेस्ट दिया आपको पता चल जाएगा इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक से मेरे सवाल नहीं हो रहे, तो आपको अब क्लियर पता चल गया कि कौन सा टॉपिक्स मेरे कमजोर है। फिर 1 हफ्ता का टाइम है, उन टॉपिक्स को मजबूत कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए।
आप लगातार ऐसे 10-15 टेस्ट देंगे ना, जो टॉपिक आपके सबसे कमजोर था सोच लीजिए वो सबसे मजबूत हो जाएगा। तो जो सबका सॉल्यूशन है, जैसे इन्होंने शुरुआत में बताया कि पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी, ये टेस्ट सीरीज हमने ऑनलाइन वगैरह सब शुरू हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, क्योंकि शुरुआत में फुल लेंथ तैयारी कभी भी नहीं होती। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे पता था कि शुरुआत में फुल लेंथ तैयारी कभी भी नहीं होती, शुरुआत में तैयारी टॉपिक वाइज ही हो सकती है। फिर हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया और कई लोगों ने अपनी उस तरह से मजबूत तैयारी करी। तो हर टेस्ट दीजिए, हर टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, कहाँ कमी रही, अगले एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट है, उस हफ्ते सिर्फ उन कमियों पर फोकस करके फिर से टेस्ट देना। जब ऐसा 10-15 टेस्ट में आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि सारी कमियां धीरे धीरे सारी दूर हो जाएगी। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, आपको नेगेटिव मार्किंग है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि यार इसका तो ये होगा, चलो टेस्ट सीरीज ही तो है, तुक्का मार लेते हैं। नहीं, वो चीज आपको नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज को भी आप जो एक्चुअल एग्जाम होता है ना उसके पर्सपेक्टिव से देख के अगर आप टेस्ट दोगे ना तो आपको और ज्यादा बेहतर लगेगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी लगता है कि आप अटेंड करते हैं, आपको लगता है कि यार ये गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो सही जाएगा ना तो आपको खुद भी प्राउड फील होगा कि नहीं, ये सवाल मेरा जो है गलत की बजाय मेरा सही हुआ और मुझे आता था। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज आपको नेगेटिव ही आपको हमेशा डीमोटिवेट करती है, मोटिवेशन भी मिलता है आपको उससे, और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपकी होती है उससे। तो क्या बोला इन्होंने कि टेस्ट को भी किस तरह से देना है, जैसे एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं उस तरह से देना है। हमारे टेस्ट सीरीज में कई ऐसे जो कैंडिडेट हर बार टॉपर आते थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? रीजन बताता हूँ। उन्होंने एक सवाल किया, सबमिट कर देते, फिर दूसरे में आंसर दे के फिर वापस करते थे और इस तरह से टॉपर बनते थे। कईयों को बस टेस्ट सीरीज में टॉपर बनने का शौक होता है, इसलिए वो कभी भी एग्जाम में टॉपर नहीं बन पाते। तो ऐसे कई टॉपर भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से टेस्ट नहीं दिए, बस टेस्ट में टॉप दिखना है, मेरी फोटो दिखनी चाहिए, उस वजह से उन्होंने दिए। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे सर ये सेकंड रैंक वाला आपका सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट रैंक वाला क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है। कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ तो बहुत सारे स्टेज होते हैं, हर स्टेज पार करनी होती है। कई लोग हर स्टेज पार नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे जो लास्ट समय तक टिक नहीं पाते हैं, 4 टेस्ट दिए, 5 टेस्ट दिए, उसके बाद छोड़ दिया। और कई ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से टेस्ट नहीं देते, फिर नहीं हो पाएगा। नियम बना लेना है कि लास्ट तक टेस्ट देना और नियमों को फॉलो कर लेना, इतना सा ही काम है बस। कुछ नियम अपने लिए तय करने हैं और नियम फॉलो कर लेने हैं। जिन्होंने अपने लिए नियम बना लिए और फॉलो कर लिए, सक्सेस हो जाएगा। ज्यादातर ये होता है कि हम नियम बना तो लेते हैं पर फॉलो नहीं होता है। असली परीक्षा क्या है? नियमों को फॉलो करना। अगर उसने वो परीक्षा पास कर ली तो ओरिजिनल परीक्षा भी पास हो जाएगी। किसी को और कोई सवाल है? अगेन सर ने जो चीज बोली उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 3 चीजें जो मैंने बताई है, अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य, ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका स्कोर है, आपकी रैंक है, नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे यहाँ से भी। बिल्कुल सर। हाँ। देखिए, प्रशासनिक शब्दावली है वो, जैसे हिंदी मीडियम से जो लोग आते हैं ना उनके लिए काफी टिपिकल लगता है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लगता है। हिंदी वालों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में शब्द है वो पढ़ना और फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। उसी तरह से इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है। मैंने प्रशासनिक शब्दावली है वो 2 बुक से पढ़ी थी, जैसे राघव प्रकाश और मानस, 2 बुक से पढ़ी थी। उन 2 बुक्स में मैंने क्या किया कि जैसे आप राघव प्रकाश में देखेंगे तो एक आपको करीब 30 पेज के आसपास दिखेंगे, 30-35 पेज के आसपास आपको दिखेंगे। उसमें से आप देखेंगे अगर एक पेज में 50 वर्ड है ना तो उस 50 में से आपको 35-40 वर्ड आपको आते होंगे। अगर आपने पढ़ी है 2-3 बार, अगर आपने पढ़ी है तो वो आते होंगे। जो आपको नहीं आते हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। उनको हाईलाइट करने के बाद में आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए। जैसे हफ्ते में आपने कर लिया कि एक हफ्ते में मेरे को ये डेली बेसिस पे मेरे को ग्लोसरी है वो रिवाइज करनी है, पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में बाकी के 4-5 दिन बचते हैं, हफ्ते के 6 दिन बचते हैं, उसमें आप हाईलाइट करे हुए जो वर्ड्स हैं उसको डेली आप बैठने से पहले सबसे पहले ये रूल बना लीजिए कि सबसे पहले हिंदी पढ़नी मुझे, एक बार ये टॉपिक्स है जो जिनमें मेरी पकड़ कमजोर है, ये टॉपिक्स मुझे फिर से पढ़ने हैं और इस पे मुझे मेरी पकड़ मजबूत करनी है, ये कर लीजिए। उसके बाद में भी अगर कोई वर्ड ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को फिर से दिक्कत दे रहा है, हाईलाइट किए हुए वर्ड्स में से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं कुछ वर्ड्स मुझे याद हो गए, कुछ नहीं हो रहे, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर भी उसमें से कुछ बच जाते हैं, कुछ और अपवाद स्वरूप ऐसे वर्ड होते हैं जो बच जाते हैं, तो उसको आप डायरी में नोट कर लीजिए। उस डायरी के जो पन्ने होते हैं उनको आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, दैट्स इट। जितेंद्र, देखिए मैंने डिप्लोमा या ये जो डिप्लोमा मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, बट मैंने किया नहीं था उस टाइम पे। लास्ट ईयर ऐसा आया था रूल में कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो उस वक्त शायद या तो फॉर्म कैंसिल हो गए थे या मैंने खुद कर दिया था कैंसिल।
बट इसके 5 मार्क्स ऐड होते हैं। आप राजस्थान की जो अपने पुलिस यूनिवर्सिटी है जोधपुर, उसकी साइट पे जाके आप डिटेल से इसकी चेक कर सकते हैं, और पुलिस का जो सर्कुलर है वो आप देख सकते हैं कि उसमें कितने मार्क्स ऐड होंगे। तो उसके हिसाब से आपके 5 मार्क्स का है मेरे ख्याल से, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं साइट पे। और किसी के कोई सवाल? देखिए, कंसिस्टेंसी आपको रखने की ज़रूरत है। आप अगर लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको जो बाकी के काम है, मुझे लगता है कि उनसे आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। आपके काम है, अगर कुछ आप किसी और को अगर डेलीगेट कर सकते हैं अपने जो भी काम है, तो आप उनको कीजिए, और अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप उनको वो काम दीजिए। और बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप असफल होते हैं, मान लीजिए 1 एग्जाम, 2 एग्जाम में, 3 एग्जाम में, लेकिन अंततः सफलता आपको मिलनी जरूर तय है। असली परीक्षा है ना यही है कि एक बार असफल होने के बाद कैसे उठे। मैं बार बार बताता हूँ, असली परीक्षा जो आप एग्जाम हॉल में बैठकर दे रहे हैं वो नहीं है, बाहर जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उसको फेस कैसे करते हैं। किसी एक के नहीं आती, ये चैलेंजेस ज्यादातर लोगों को फेस करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, उसके बाद गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो लास्ट तक टिका रहता है वो सक्सेस होता है ना। मैं या तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत लो लेवल की बस तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपना 100% उन्होंने दिया ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो 100% के साथ जितना अपनी क्षमता हो सकती है उससे ज्यादा के साथ लगा हुआ है, भले एक बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, लेकिन लास्ट में उनका सिलेक्शन होना तय है। फेलियर की बात है, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैं 12th में फेल हूँ। फिजिक्स में मेरी सप्लीमेंट्री लगी थी, उसके बाद मैं फेल हो गया था। तो साइंस मुझे लगता है कि मेरे बस का नहीं था, इस वजह से मैं फेल हो गया। हालांकि स्कूल का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है या जो रिकॉर्ड है वो अलग रहता है, तो वो मैटर नहीं करता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप 12th में भी फेल है, 10th में, 12th में, दोनों में भी फेल है, तो भी आप जो है अच्छी रैंक के साथ में एग्जाम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, 2020 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरा करीब 6-8 महीने में मेरा तैयारी का लेवल अच्छा हो गया था। मैंने उस वक्त ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया था, तो मुझे काफ़ी ऐसे बुरा लगा था कि यार मैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद में खुद को समझाने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ता है हमेशा। जो इंसान खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहता है ना, उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ खुद को समझा लीजिए आप कि अगर आपका ये एग्ज़ाम नहीं निकला है या कोई एक एग्ज़ाम नहीं निकला है, आपके लिए ज़रूर कुछ बेहतर लिखा है डेस्टिनी में। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो मैं फेल कर पाया, और मैं सब इंस्पेक्टर का टॉप रैंक के साथ में सेलेक्ट हो रहा हूँ। तो आप ये इसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो उससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले एग्जाम में। जो 12वीं फेल है और कांस्टेबल फेल है, वो ऑल राजस्थान एसआई में 9th रैंक के साथ आपके सामने सेलेक्टेड है ना। तो इसका मतलब है कि एक बार फेल होना या 2 बार फेल होना ये आपकी डेस्टिनी ये तय नहीं करता है, ठीक है। उसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे लगे रहे और सक्सेस मिली है। मेरे ख्याल से बहुत सवाल हो गए। तो लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट भी है जो ऑनलाइन ही देखते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। उनके लिए क्या मैसेज है? क्या ऑनलाइन वो बैठे बैठे ही अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं? ऑनलाइन से सारा, कई कैंडिडेट ऐसे होता है, गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादातर होती है, नहीं ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बाहर शहरों में नहीं आ पाते हैं, ऐसे गाँव में ढाणियों में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आखिरी मैसेज उनके लिए आप दे दीजिए। देखिए, आजकल जो शिक्षा का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिली है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आज ऑनलाइन में इतने प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज हमारे पास जो है बेस्ट क्वालिटी की हमारे फ़ोन में अवेलेबल है। तो आपको अपने मोबाइल को जो है यूटिलाइज करना आना चाहिए कि इसको सही तरह से आप कैसे इस्तेमाल करें, और आपको बेस्ट कंटेंट है वो आपको चूज करने की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो भी आप जो है टॉप रैंक के साथ एग्जाम निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोमिनेंट कोचिंग में आपको एडमिशन लेकर ऑफलाइन करने की भी जरूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो अगर आपको अच्छी तैयारी के साथ में एग्जाम निकालना है तो ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल। मेरा मानना है कि देखो, आज के टाइम में आप देख लीजिए, आप आईएएस का, आरएस का, एसआई, पटवारी, वीडियो, भी सारे रिजल्ट आए, ज्यादातर अब गांव से लोग निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव से अब ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच रही है, पहले पहुंच नहीं पाती थी। कहां से पढ़ना है? पहले ये टेस्ट सीरीज, अभी हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे थे वो 2013, 14, 15, 16 में नहीं पॉसिबल थी कि उनके पास मिल पाती थी। कोई नहीं बताने वाला था कि कौन सी किताब पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। गर्ल्स के लिए तो बहुत मुश्किल होता था कि बाहर जाकर कोचिंग में तैयारी कर ले, और ऐसे गाँव में ऐसे भी, चाहे बॉयज हो, गर्ल्स कैंडिडेट ऐसे हो, जिनके लिए बहुत मुश्किल था। आजकल ऑनलाइन होने की वजह से अभी यहाँ पर जो आप बैठे हो, वो का वो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो का वो घर बैठे भी आपसे ज्यादा संख्या में वहां पर कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, वो का वो सारा मिल रहा है।
जिसके पास लगन है, जो रूल्स को फॉलो करेगा, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कई बार तो वो आपसे ज्यादा बेटर, यहाँ 4 घंटे बैठे तो 4 घंटे बैठकर पढ़ना पड़ेगा, कई बार वो आपकी पढ़ाई 2 घंटे में भी कर लेते हैं, 2 की स्पीड से। उनके पास ज्यादा फैसिलिटी है ना। कई बार ऐसा होता है कि हाँ इस टाइम उनका मन नहीं लग रहा, जिस टाइम हाईएस्ट लेवल होता है उस टाइम वो पढ़ते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन आने से बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा मिला है। और आप देखना आने वाले टाइम में जो ज्यादातर बड़े एग्जाम में भी, आईएएस में, आरएस में भी संख्या कम है, पर आने वाले टाइम में देखना है उन कैंडिडेट्स, उन प्रतिभाओं के पास भी ये संसाधन पहुंच चुके हैं, ज्यादातर वहीं से निकलने वाले हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि इस एग्जाम में भी जो स्कोर किया है, ज्यादातर आप देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाले हैं। ज्यादातर आप जो भी अभी रिसेंट ट्रेंड देखेंगे ना पिछले 3-4 साल का, तो ग्रामीण क्षेत्रों से काफी लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन जो तैयारी करते हैं ना, उनको निश्चित तौर पर सफलता अभी मिल रही है। क्योंकि पहले कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता था, या फिर क्लासेस अगर होती थी तो वो नहीं हो पाती थी, टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती थी, लेकिन अभी जो है ये सब अवेलेबल हो चुका है। तो बस हो गया किसी को और? तो आप सबकी तरफ से भी, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से राशिद को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राजस्थान 9th रैंक हासिल करने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं कि वो आगे और भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और आगे बहुत अच्छे मुकाम पर वो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद आपका। थैंक यू। और मेरे ख्याल से भी ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास रही होगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, और भी कल परसों भी टॉपर आए थे, मिला नहीं पाई, कोशिश थी, लेकिन उससे पहले आपकी क्लास खत्म हो गई। और भी काफी कैंडिडेट्स लगातार मिलने आ रहे हैं, तो आपसे और भी 1-2 कैंडिडेट्स और रूबरू कराएंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू।